हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वीएसएससी की एग्ज़ाम जो है वो तो ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ना, वो आप लोगों का एसटीएससी सार का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अब जब भी होगा वो तो डेट जब आएगा तभी पता चलेगा होगा। लेकिन एडवांस में हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो तगड़ी रखेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ कि इसरो का जो पीवाईक्यू है ना एसडीएससी का, वो एक 2017 में पूछा गया है। 3 पीवाईक्यू मुझे मिले हैं इसके। मैं तीनों जो है ना सॉल्व करवाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा है। तो ये 2017 का ये क्वेश्चन है। तो इस पे आज हम लोग जो है ना बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को ना दो पार्ट में बनाते हैं। तो ये वाला जो है ना वो फर्स्ट पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट में इसका वो आएगा तो वो भी देख लेना। आप लोगों की खिदमत में पेश है ये पीपीटी, जो कि हो रहा है। आप सो तो देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लिखा हुआ है, जिसके अंदर इसरो आती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन श्रीहरिकोटा सार, श्रीहरिकोटा की ये है। और यहाँ पे देखते हो पोस्ट कोड 7 था उस टाइम का, जिससे कि तुमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो एग्जाम डेट ना, वो 17 की वैकेंसी थी। एग्जाम डेट जो है ना अप्रैल 2018 में हुआ। तो 2018 का डेट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो टोटल ड्यूरेशन जो है ना 1.5 घंटे का समय दिया था। 60 क्वेश्चन थे। और ये नंबर ऑफ पेज जो है ना 18 है। ये सेट सी है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन इस पेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो ये एपिसोड जो है ना, एक में से ये फर्स्ट एपिसोड है। इसका दूसरा एपिसोड जो है ना वो भी आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन वन बाय वन, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन। व्हाट इज मेमोरी साइज? तुमको मेमोरी साइज निकालना है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी कि डीएसओ दिया हुआ है। इसका जो है ना मेमोरी साइज निकालना है। व्हाट विल बी द एबल टू रिकॉर्ड अ ट्रांजिएंट ऑफ 10 सेकेंड विद द टाइम रिजोल्यूशन ऑफ 200 माइक्रोसेकंड। तो देखो टाइम रिजोल्यूशन जो होता है वो दिया हुआ है कितना, 200 माइक्रोसेकंड। टाइम रिजोल्यूशन क्या होता है कि वो मिनिमम टाइम जो कि ये कैप्चर कर सकता है। तो ये मिनिमम टाइम हो गया, ठीक है। जैसे देखो कोई हमारा ये ग्राफ है मान लो। तो इसका ना डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप पर होता है ना। यहाँ पे वो क्या करता है, वो सारे को नहीं, वो सैंपल सैंपल को सिर्फ स्टोर करेगा। सिर्फ सैंपल सैंपल को। तो इसलिए ये 200 जो है ना वो मिनिमम है, यानी कि 200 माइक्रोसेकंड का एक सैंपल है, ऐसा तुम समझ सकते हो। हाँ, तो टाइम रिजोल्यूशन है वो 200 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ से हम लोग को ना टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स निकालने पड़ेंगे, कितने सैंपल्स हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा? टोटल ट्रांजिएंट टाइम जो दिया हुआ है ना वो 10 सेकेंड का, डिवाइडेड बाय रिजोल्यूशन हमको कितना दिया है, 200 माइक्रोसेकंड। उसको डिवाइड कर देंगे 200 माइक्रोसेकंड में क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 से। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो इसको मैं आ, इसको कर दूँ 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 200 हो गया। अब इसको तुम फर्दर डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा। इसको मैं 1000 कर दूँ, एक और जीरो ले लेता हूँ तो 3 जीरो इधर आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से देखो ये कितने हो जाएगा, कितने टाइम्स में कट होगा, 2 5। तो ये 50 × 10⁻³ इतने जो है ना वो सैंपल्स आए हमारे, इतने सैंपल्स आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, डीएसओ। तो एक सैंपल को सैंपल को स्टोर करने के लिए हमको एक मेमोरी एड्रेस का जो है ना ज़रूरत है। तो यहाँ पे टोटल मेमोरी एड्रेस हमारा कितना हो जाएगा, वो 50 × 10⁻³ मेमोरी एड्रेस लगेंगे हमें। या इसको 50K भी बोल सकते हो, यानी 50,000। हमारा 50,000 जो है ना वो हो गया क्या, वो हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर 50,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर इज वेरी पॉपुलर टू मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शाफ्ट इनकोडर है ना, शाफ्ट इनकोडर, वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। देखो शाफ्ट से तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर तुमने कभी भी कोई भी मशीन के बारे में पढ़ा रहता है, पढ़े रहोगे। क्या पढ़ा रहता है, पढ़ा 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 लटपटा जाता है। तो उसमें क्या रहता है ना, एक शाफ्ट रहता है। ये शाफ्ट जो कि एक स्टेटर होता है,
और इसके अंदर एक रोटर रहता है। ये रोटर क्या है करता है, मूव करता है। जैसे जैसे मूव करता है ना, वैसे वैसे इसका एंगुलर पोजीशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो एक शाफ्ट इनकोडर होता है। यहाँ पे फिर देख लो दूसरा ऑप्शन है क्या, डिफरेंशियल कैपेसिटर। डिफरेंशियल कैपेसिटर क्या होता है, और डिफरेंशियल कैपेसिटर क्या होता है, तो डिफरेंशियल कैपेसिटर जो है ना, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है, देखो ये हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में रहता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मान लो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एयर है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रोड है ना, वो फिक्स कर दिया जाता है। और जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे वैसे वैसे ये वाला क्या रहता है, ये मूवेबल रहता है। तो जितना जिस अकॉर्डिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे करोगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रोड जो है वो मूव होता रहता है। मान लो कि पहले यहाँ था, वो मूव होके यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, उसको ये मेजर कर लेता है। तो इसलिए इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एलवीडीटी भी जो है ना, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ही मेजर करता है। एलवीडीटी का जो सोलेनोइड रहता है ना, वो लीनियरली ही रहता है। और यहाँ पे देखो स्ट्रेन गेज दिया हुआ है, तो स्ट्रेन गेज तो नॉर्मल जो डिफॉर्मेशन होता है ना, उसको मेजर करता है। स्ट्रेन गेज पढ़ा होगा ना, स्ट्रेन गेज फैक्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है ना, डेल आर डिवाइडेड बाय आर अपॉन डेल एल डिवाइड बाय एल, यानी कि हमारे लेंथ में कितना वेरिएशन हो, रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन हो रहा है अगर हम लेंथ में वेरिएशन कर रहे हैं तो यही है बेसिक। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो वो क्या बोल रहा है कि इन द मॉड्यूलेशन सिस्टम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेन सेम, यानी कि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है ना, वीएम, वो रहेगा सेम ही। ठीक है, मैं इसको कहीं पे रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। चलो, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज हाफ व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल। तो हमारे यहाँ पूछ रहा है, तो देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ना, वो हाफ हो जा रहा है जब हमारा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा है। देखो, एएम का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ना, वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना, वी एम अपन वी सी, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो वी एम जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, वी सी कैरियर सिग्नल का। वहीं पे देखो अगर एफ एम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एम के लिए हम लोग लिखते हैं बीटा एफ। बीटा एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ अपन एफ एम। और इसी में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग कार्सन फार्मूला भी पढ़ते हैं ना, कार्सन फार्मूला। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या, वहाँ पे हम लोग निकालते हैं ना, 2 इंटू डेल एफ प्लस एफ एम। और उसके बाद यहाँ पे एफ एम हो गया, और यहाँ पे पी एम। तो पी एम में हमारा उसको हम लोग बीटा पी से डिनोट कर देंगे। वो होता है के पी इंटू ए एम। तो यहाँ पे देखो पी एम यानी कि पल्स मॉड्यूलेशन जो है ना, तो इसमें तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए एम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो Vm और Vc एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड कर रहा है। Am बोलो और यहाँ पे Vm बोलो, दोनों सेम है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस V को हटा के मैं A लिख देता हूँ, तो तुमको तुमको कंफ्यूजन जो है ना, वही वो नहीं रहेगा। तो ये हो गया Am अपॉन AC। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को एफएम में ही दिख रहा है कि एफएम में जो है ना, बीएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफएम के। यानी कि अगर एफएम डबल होता है ना, तो हमारा बीएफ क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो डबल हो रहा है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ना, वो हाफ हो जा रहा है। तो किस में होता है, वो एफएम में ही होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। समझ गए क्या। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपाउंडिंग टेक्निक इज यूज्ड। तो कंपाउंडिंग टेक्निक किस में यूज होता है, क्यों यूज होता है। देखो कंपाउंडिंग जो होता है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उसको अच्छे से सुनना, ठीक है, ऐसे मजे मजे में मत लेना। देखो कंपाउंडिंग जो होता है ना तुम्हारा, वो टू वर्ड से मिलके बना है, किससे, तो ये बना है कंप्रेसिंग प्लस एक्सपेंडिंग से। इसको दोनों को मिलके ये कम पेंडिंग बना दिया गया है, दोनों को मिला के। तो कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, देखो पीसीएम में जैसे हम लोग सोर्स से ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, और ये हमारा रिसीविंग एंटीना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ट्रांसमीटर साइड क्या करते हैं, तो जो भी लो स्मॉल सिग्नल्स होते हैं ना, या लो पावर सिग्नल बोल लो, तो उसको यहाँ पे ट्रांसमिट करते टाइम क्या करते हैं हम लोग, तो उसको कंप्रेस कर देते हैं, और रिसीवर के टाइम पे हम लोग उसको एक्सपेंड कर देते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंपाउंडिंग टेक्निक। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दो कंपाउंडिंग टेक्निक होता है, एक ए लॉ होता है। कंपाउंडिंग जो रहता है ना, वो होता है, एक ए लॉ होता है, एक म्यू लॉ होता है। तो नॉर्मली जो रहता है ना, ए लॉ हम लोग इंडिया में भी जो है ना वो ए लॉ ही यूज करते हैं। और म्यू लॉ जो कंपाउंडिंग टेक्निक है ना, वो अमेरिका और जापान यूज करता है। अमेरिका और जापान यूज करता है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कंपाउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को कंप्रेस करते हैं, फिर से एक्सपेंड करते हैं। क्यों करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा क्वांटिटेशन नॉइज जो है ना वो कम हो जाता है। और वो हम लोग किस सिग्नल को करते हैं, स्मॉल सिग्नल को ही करते हैं। तो हमारा बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि कंपाउंडिंग जो हम लोग करते हैं तो स्मॉल सिग्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, क्वांटाइजेशन नॉइज से। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 1 मेगाहर्ट्ज पल्स ट्रेन है, 90% ड्यूटी साइकिल है। देखो ड्यूटी साइकिल क्या होता है, टी ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बोल रहा है कि ड्यूटी साइकिल कितना है, वो 90% है। तो 90 डिवाइडेड बाय 100, मतलब टोटल टाइम अगर 100 है तो उसका 90 जो है ना, और यहाँ पे 90/100 कर रहा हूँ तो परसेंटेज को हटा देता हूँ। तो अगर टोटल टाइम 100 है तो उस टाइम ऑन टाइम कितना है, 19। यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज पल्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/1 मेगाहर्ट्ज। सिंपल सा बात, फ्रीक्वेंसी अरे भाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वो, इसका टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो हो जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, या इसको हम लोग कितना, 1000 नैनो सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसका जो है ना 90% कितना हो जाएगा, इसका 90% हो जाएगा हमारा ऑन टाइम। इसका 90% हो जाएगा हमारा कितना, ऑन टाइम। तो इसका 90% निकाल दो, तो 1000 का 90% कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 नैनो सेकेंड। नहीं तो तुम इस फॉर्मूला में डाल दो कि ड्यूटी साइकिल 90% डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इस फॉर्मूला में डाल दो, नहीं हो रहा है तो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ट्रैकिंग रेंज ऑफ अ फेज लॉक लूप PLL, तो सेम होता है, या कैप्चर रेंज के सेम होता है, या हाफ क्लॉक रेंज के सेम होता है, या कैप्चर रेंज के हाफ होता है। तो देखो मैं पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे हमारा रहता है, अगर कभी तुमने फेज, वो देखो जब भी हम लोग एफएम को रिसीव, एफएम डिटेक्टर बनाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिटेक्टर, तो उसका एक डिटेक्टर है PLL, मतलब फेज लॉक लूप डिटेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो फेज लिमिटर लगा रहता है, उसका अगर ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो। उसके बाद यहाँ पे ना एक लो पास फिल्टर रहता है। उसके बाद यहाँ पे एरर डिटेक्टर रहता है, एरर डिटेक्टर रहता है, ये बहुत बार नहीं भी रहता है, तो उसका ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा फीडबैक पाथ में जो रहता है ना, वो VCO रहता है, जिसको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर बोलते हैं, VCO। ये हमारा एज अ फीडबैक रहता है। तो ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है हमारा, एक FM डिटेक्टर है। FM डिटेक्टर है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो इस साइड जो है ना हमारे, यहाँ पे हमारे क्या है, इनपुट सिग्नल रहता है। तो फेज लिमिटर क्या करता है कि बार बार वो फेज को लिमिट करता है, जो कि हमारा किससे वो करता है, वो इससे करता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना हमारा, सबसे पहले बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा फेज लिमिटर, उसका लो पास फिल्टर, उसका एरर डिटेक्टर, इसका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। देखो सबसे पहले जो है ना क्या करेगा, कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है ना, जो भी हमारे यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है, उसको ये करेक्ट करने का कोशिश करेगा। कौन, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्या करेक्ट करेगा उसमें, तो उसके फेज को जो है ना करेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, तो वो एक पहले कम फ्रीक्वेंसी करेगा, फिर देखेगा कि और भी एरर आ रहा है, तो उसको और भी बढ़ाएगा, फिर देखेगा और भी एरर आ रहा है तो और भी बिठाएगा, और भी बिठाएगा। तो ये जो सबसे पहले जो ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो प्रोवाइड करता है ना वोल्टेज, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कैप्चर रेंज।
तो हमारे इनपुट सिग्नल को करेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर करता है, वो एडजस्ट करता है किसको, कैप्चर। तो उसको बोलते हैं कैप्चर रेंज। अगर देखो ऐसे करते करते एक बार अगर वो हो गया ना, अगर एक बार लॉक हो गया, लॉक होने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा समझो कि ये पीएलएल जो है ना वो क्या करता है कि पहले जो हमारा फेज रहता है ना उसको लाता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते 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 वो क्या करता है, एक बार लॉक करता है, एक बार लॉक कर लिया ना तो फिर उसको क्या करता है, एक बार लॉक कर दिया तो फिर उसी को ट्रैक करते रहता है वो बार बार। तो यानी कि पहले जो हमारा रेंज, जो हम लोग फेज बढ़ा रहे हैं, तो वो उस फेज को हम लोग बोलते हैं कैप्चर रेंज। कैप्चर रेंज के करने के बाद उसके बाद क्या होता है हमारा, तो एक ऐसा हमारा फेज आता है जहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये फेज जो है ना वो लॉक हो जाता है। तो जहाँ पे लॉक हो जाता है ना उसको बोलते हैं लॉक रेंज। लॉक रेंज। और उसके बाद जो और उसके बाद जो बार बार उसी को ट्रैक करते रहता है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग रेंज। तो यहाँ से तीन जो है ना, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ रहे हैं कि कैप्चर रेंज है और क्लॉक रेंज है और ट्रैकिंग रेंज है। तो कैप्चर रेंज जो है ना वो इनिशियल में जब हम लोग फेज को बढ़ा रहे हैं तो उस टाइम हमारा जो रहता है उसको कैप्चर रेंज बोलते हैं, और एक बार लॉक हो जाए तो उसको लॉक रेंज बोलते हैं, और उसी को बार बार ट्रैक करें तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग रेंज। तो यहाँ से हम लोग को हमेशा समझ में आ रहा है कि कैप्चर रेंज जो रहेगा ना वो हमेशा कम रहेगा किसके, लॉक रेंज के। लॉक रेंज के। और एक बार अगर लॉक हो गया ना तो उसको क्या करेगा, बार बार वही सेम चीज को ट्रैक करेगा। तो ये हमारा हो गया कि क्या, ट्रैक रेंज। तो ट्रैक रेंज और लॉक रेंज जो रहता है ना वो इक्वल होता है। तो इस चीज को जो है ना, ये जो रिलेशन है ना, इसको हमेशा याद रखो, पीएलएल से इससे ज्यादा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ ही नहीं सकता है पीएलएल में। तो कैप्चर रेंज होता है, लॉक रेंज होता है और ट्रैक रेंज होता है। तो कैप्चर रेंज होता है कि इनिशियली हम लोग जो बढ़ाते रहते हैं फेज को, उस टाइम हम लोग इनिशियली धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं, और एक बार अगर लॉक हो जाए रेंज तो फिर उसी को बार बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो देखो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक जादू होगा इस एरो पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं इसी के रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है, पीएलएल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो क्वेश्चन देखो पहला क्या है, मेन पर्पस ऑफ पीएलएल इज टू, पीएलएल का मेन पर्पस क्या है कि लॉक द फेज ऑफ वीसीओ विद द इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल को देखेगा और वो फेज को क्या करेगा, एक बार लॉक कर देगा। तो सिंपल सा ये इसका बी आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ट्रैकिंग रेंज ऑफ पीएलएल इज। तो पीएलएल का ट्रैकिंग रेंज क्या होता है, तो ट्रैकिंग रेंज अभी बताया ना, अभी बताया कि ट्रैकिंग रेंज जो रहता है ना वो इक्वल टू रहता है किसके, कैप्चर रेंज के नहीं होता है, इक्वल टू लॉक रेंज से इक्वल रहता है। अभी नहीं आया समझ में तो देख लो। अभी यहाँ बताया ना कि ट्रैकिंग रेंज जो है वो लॉक रेंज के इक्वल रहता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी एल एल इज कॉमनली यूज्ड इन। तो पी एल एल बताया ना कितने एफएम डिटेक्शन में यूज होता है। रिलेशन बिटवीन कैप्चर एंड लॉक रेंज। तो देखो यहाँ पे कैप्चर और लॉक रेंज में पूछ रहा है रिलेशन, तो बताओ क्या होता है। तो कैप्चर रेंज हमेशा लॉक रेंज से छोटा होता है, बताया ना। उसके बाद बोल रहा है कि इन अ पीएलएल द कंपोनेंट दैट कंट्रोल आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ही तो हमारा कंट्रोल कर रहा है। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्या है, तो कोई भी ऑसिलेटर पढ़ते हो तो उसका सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हम लोग का उसका क्या रहता है कि ए बीटा जो है ना वो इक्वल टू वन होना चाहिए, और उसका फेज जो है ना टू एन पाई होना चाहिए, वही तो पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सवेल ब्रिज यूज पर मेजरमेंट ऑफ, किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो मैक्सवेल ब्रिज तो पता ही होगा, मैक्सवेल ब्रिज जो है ना वो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका इंडक्टेंस ओनली हो जाएगा आंसर।
एक होता है यहाँ पे देखो, वो ऑप्शन दिया है कि बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो एक ब्रिज पढ़ा होगा तुमने, एक ब्रिज होता है इंडक्टेंस, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज। तो इस ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडक्टेंस की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ना नॉन होती है। यानी कि नॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू से हम लोग अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। यानी कि आफ्टर ऑल जो हम लोग मेजर करते हैं ना, वो इंडक्टेंस ही सिर्फ मेजर करते हैं, तो इसका इंडक्टेंस ओनली जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लो क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ लेमडा मीटर मीटर लेमडा इन मीटर। अच्छा, लेमडा जो है मीटर में दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो देखो फ्रीक्वेंसी में सिंपल सा फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू सी बाय एफ पड़ा हुआ। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यही होता है ना, डिवाइड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना बोल रहा है, मेगा हर्ट्ज में। तो मेगा हर्ट्ज है तो हम लोग क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में तो 10⁻6, तो 10⁻6 ये चला जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 300 डिवाइड बाई एफ। सिंपल सा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है कि द सैटेलाइट ऑर्बिट पेरिजी इज द। तो देखो पेरिजी और अपोगी दो होता है ना, दो होता है, एक होता है पेरिजी होता है, एक अपोजी होता है। देखो मान लो कि ये क्या है, एक अर्थ है, अर्थ है, और अर्थ के ऑर्बिट में जो है ना भैया, राइटिंग में बन रहा है यार, क्या करूं। हम्म। तो देखो इसमें जो है ना हमारा सैटेलाइट जो है, इसी में हमारा क्या रहता है, वो घूमते रहता है हमारा सैटेलाइट। तो सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। तो कभी कभी सर्कुलर में भी घूमता है, कभी कभी इलिप्टिकल पाथ में भी घूमता है। चलो मैं एक समझाने के लिए जो है ना, वो एक इलिप्टिकल पाथ ले लेता हूँ। मतलब मान लो कि ये एक इलिप्टिकल पाथ हो गया। तो कभी सैटेलाइट इधर रहेगा या कभी सैटेलाइट इधर रहेगा। तो अर्थ से ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कम है ना, और ये डिस्टेंस देखो ये क्या है, ज्यादा है। तो ये जो रहता है ना पास वाला डिस्टेंस, ये जो पास वाला डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं पेरिजी। उसको क्या बोलते हैं, पेरिजी। और ये जो दूर वाला है ना, इसको बोलते हैं अपोगी। तो यहाँ पे देख लो, लोएस्ट पॉइंट इन द ऑर्बिट, यानी कि ये ऑर्बिट में जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, पेरिजी। और वो फारदेस्ट पॉइंट जो रहेगा ना, सबसे दूर वाला पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट जो है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपोगी बोलते हैं। द पर्सन यूजिंग अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कैन। तो जो कोई भी जीपीएस यूज करता है, तुम लोग क्या सभी लोग यूज करते हैं, हमारा ये गूगल मैप जो है ना, वो जीपीएस पे ही काम करता है। तो वो क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वो कहीं भी तुम रहो, तुम्हारा लोकेशन दे देगा ना। तो वही तो है, तो डिटरमाइन हिज लोकेशन एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो ये हो जाए करेक्ट आंसर। एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो इसरो जो के लॉन्च व्हीकल्स है ना, तो उसमें कैसे पोजीशन कैलकुलेट किया जाता है। देखो फ्लाइट्स में जो रहते हैं ना, फ्लाइट्स में जो रहता है वो एक्सेलरेटोमीटर रहता है। एक्सेलरोमीटर एक डिवाइस है। तो उस एक्सेलरोमीटर रहता है। एक्सेलरोमीटर में क्या होता है, तुमने पढ़ा ही होगा कि जब हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी बाई डी टी कर देते हैं ना, तो वो हमारा होता है वेलोसिटी। और फिर इसको डी बाई डी टी यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरोमीटर क्या करता है, वो एक्सेलरेशन मेजर करता है, और उसे एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, दो बार इंटीग्रेट करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो तो पोजीशन ही है ना। तो इस एक्सेलरोमीटर से हम लोग स्पेस सेक्टर में क्या करते हैं, पोजीशन निकालते हैं, वो लॉन्च व्हीकल का और सैटेलाइट का। तो यहाँ पे तो पता चल गया ना जीपीएस में क्या होता है। तो जीपीएस तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। एब्रिविएशन फॉर आईपी स्टैंड फॉर, तो आईपी तो पता ही हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं।
तो इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी हम लोग अभी जो है ना वो IPv4 और IPv6 दोनों है। तो ये जो है ना 32 बिट का है, ये 128 बिट का है। तो उसको याद रखना, ये सब क्या बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद द टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन केबल दैट हाईएस्ट बैंडविड्थ इज द, तो टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन केबल हाईएस्ट बैंडविड्थ कौन सा है पूछ, हाईएस्ट बैंडविड्थ के लिए जो है ना हम लोग ऑप्टिकल फाइबर ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक दिख रहा है ना तुम लोगों को, फाइबर ऑप्टिक इसी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखा हुआ ना यहाँ से देखो, अगर एक सेंटर को दूसरे सेंटर से कनेक्ट करना है तो उसके बीच में पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछाना पड़ता है। और समुद्र से भी पता है ना तुमको, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स आ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ रहता है, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ जो रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए हाईएस्ट बैंडविड्थ जो रहता है ना हमारा ऑप्टिकल फाइबर में रहता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट के स्पीड से जो है हमारा डेटा भी ट्रांसमिट हो जा रहा है, और इसमें हमारा डिस्टॉर्शन भी कम आता है। उसके बाद ये देखो कि एक 100 ओम का रजिस्टर है, और इसका जो है ना 1 वाट दिया हुआ है रेटिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना ये कैरी कर सकता है। तो P = V² लगाओ, आंसर पाओ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट इज गिवन बाय, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता ही है, इक्वल टू 1/2π√LC। यही होता है ना, पैरेलल हो या सीरीज हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना सेम ही रहती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वैसा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे दोनों जो है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का इम्पिडेंस जो है ना वो बराबर हो जाता है। तो ये आता कैसे है ना, यानी कहने का मतलब जो है टर्न XL = XC हो जाता है। XL क्या है, ओमेगा एल है, XC क्या है, 1/ओमेगा C है। तो यहाँ से देखो ओमेगा² कितना हो जाएगा, 1/LC, या ओमेगा 1/√LC, या ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है। तो 2π नीचे आ जाएगा, तो F = 1/2πLC हो जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड यूज फॉर रेक्टिफायर मस्ट बी ऑपरेटेड, तो देखो रेक्टिफायर में हम लोग जब भी यूज करेंगे ना तो वो क्या होगा, तो देखो सिंपल से एक एग्जांपल लेके समझो। ये एक, चलो मैं हाफ वेव रेक्टिफायर लेता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, और इधर हमारा आउटपुट वोल्टेज आ जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये तो फुल वेव का आ गया ना, हाफ वेव का कुछ ऐसा आएगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब भी इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जब भी होता है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, तो इस कंडीशन में हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। और जब भी इसका निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस टाइम क्या होता है, रिवर्स बायस हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस कब होता है, और यहाँ पे रिवर्स बायस भी हो रहा है, तो वो एक नॉन लीनियर रीजन ही कहलाता है। कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो रहता है ना, वो दोनों क्या है, एक नॉन लीनियर रीजन है। तो इसका नॉन लीनियर रीजन हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आउटपुट ऑफ लेजर इज मोनोक्रोमैटिक, दिस मीन्स पोलराइज सिंगल फ्रीक्वेंसी नैरो बीम। तो देखो मोनो, तो मोनो का तो पता ही है ना कि मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक। तो एक क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं, एक जो होता है ना वो वेवलेंथ, वो वेवलेंथ होता है। क्योंकि लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए वो उसका क्या हो जाएगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, सिंगल। एक मोनो का मतलब सिंगल ही होता है, तो यहाँ पे हमारा मोनोक्रोमेटिक जो हो गया वो सिंगल हो गया। लेजर तो पता ही है ना, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म तुम लोग कमेंट में लिखो कि क्या होता है। लाइट इमिशन कुछ होता है ऐसे, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन करके, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, तुम लोग देख लेना। ऑप्टिकल फाइबर रिलाई ऑन द ऑपरेशन ऑफ फिनोमेनन ऑफ, तो पता ही होगा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसके ये पता ही होगा ना कि ये हमारा मान लो एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो यहाँ पे इसके बॉडी से जो है ना, अगर हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट करता है तो वो कुछ ऐसे ऐसे करके इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद द रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 4। तो वेलोसिटी वीपी यानी कि फेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ये होता है हमारा ओमेगा अपन बीटा। ओमेगा अपन बीटा का एक फॉर्मूला होता है, बीटा इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। यहाँ से ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये होता है फेज वेलोसिटी का। तुम डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है याद करने में, और इससे मैं इजीली ये ड्राइव कर लेता हूँ। और इसको फर्दर रिजोल्व करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, भाई लिख जा भाई, म्यू नोट म्यू आर, म्यू है ना तो म्यू को म्यू नोट म्यू आर लिखेंगे, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिखेंगे। और इसको फर्दर रिजोल्व करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर का रूट। तो देखो ये 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट जो है ना वो सी के बराबर होता है। सी क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो ये हमारा हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे देखो परमिटिविटी दिया है 4, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका म्यू आर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, सी का वैल्यू रखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 दी है, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया कितना? 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सी नंबर जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर एंटीना है। द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ गिवन टोटल रेडिएटेड पावर पी। तो अगर टोटल रेडिएटेड पावर पी है ना तो आइसोट्रोपिक एंटीना पता ही होगा, वो उसका जो रहता है ना वो हर एक एरिया में वो सेम उसका रेडिएशन इंटेंसिटी, उसका रेडिएशन पैटर्न जो रहता है ना एक स्फेरिकल रहता है। तो स्फेरिकल का पता होगा, सॉलिड एंगल जो रहता है ना वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल जो रहता है ना वो स्फेयर का, वो होता है क्या? 4 पाई स्टेरेडियन। तो हमारा जो पावर हो जाएगा ना इसका आइसोट्रोपिक एंटीना का, वो जो टोटल पावर है उसके वो डिवाइड हो जाएगा किससे? जो टोटल सॉलिड एंगल है उससे 4 पाई। तो P/4 पे हमारा आंसर हो जाएगा, P/4 पाई बी 29। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन एलसी आर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि अगर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो उसके स्मॉल एल से और स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। हाँ तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे देखो सेम वही वीपी ही पूछ रहा है। तो वीपी यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा अपन बीटा, जो कि हमने अभी बात किया। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ोगे ना तो ये बीटा बीटा जो है ना वो ओमेगा रूट एल सी हो जाता है। और लेकिन अगर उसमें वेब प्रोपेगेशन में पढ़ोगे तो ये म्यू एप्सिलॉन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पे एल सी हो जाएगा। ठीक, तो 1/√LC यही पूछ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद देखो यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉइज एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट टाइम नॉइज जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है। यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना उसमें नॉइज आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली हम लोगों को पता रहता है। और यहाँ पे फ्लिकर नॉइज रहता है ना वो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, यहाँ पे फ्लिकर नॉइज दिख रहा है। उसका देखो नॉइज फिगर ऑफ द एम्पलीफायर डिपेंड अपॉन। तो नॉइज फिगर के एन का फॉर्मूला का के बीटा टी करके हम लोगों ने पढ़ा रहता है ना। यहाँ पे बीटा क्या है? ये बी क्या है? बी हमारा बैंडविड्थ है ना, और टी हमारा वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग हमारा बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है नॉइज फिगर। इसका देखो क्या बोल रहा है कि लीनियर एम्पलीफायर विद गेन ऑफ 30 dB। गेन दिया हुआ है ना 30 dB दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है आउटपुट पावर। हम्म
तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ सर। तो गेम जो है ना हमारे पास 30 dB है। तो 30 dB को फर्स्ट मैं कन्वर्ट करूंगा फैक्टर वैल्यू में। तो यानी कि फैक्टर वैल्यू में कैसे करूंगा कन्वर्ट? तो 10 log हमारा नॉर्मल पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम लोग पावर लिखेंगे तो यहाँ पे बेस 10 रहता है, तो 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे बचा हुआ है। यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 1000 वाट। ये हो गया पावर। ये फेड विथ बोल रहा है, यानी कि ये जो हमारा है ना वो इनपुट पावर है। इनपुट पावर ही तो फेड करते हैं। ये जो हमारा है वो इनपुट पावर है। आउटपुट पावर निकालना है, यानी कि पी आउट अपॉन पी इन जो हो जाएगा ना वो हमारा कितना हो जाएगा? वो 1000 वाट हो जाएगा। तो यहाँ से पी आउट अगर हम लोग निकाल ले तो कितना हो जाएगा? 1000 × 1 माइक्रो वाट इनपुट पावर है, तो 10⁻⁻⁶ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। यानी कि ये हो गया हमारा 1 मिली वाट। अब देखो ऑप्शन जो है ना 1 मिली वाट नहीं दिया हुआ है, डीबीएम में ऑप्शन है, तो इसको डीबीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया था ना पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना पिछले वीएसएससी के टाइम में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये डीबीएम वाले क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीबीएम में क्या करो कि मिली को अलग कर लो, यानी कि 10⁻⁻, यानी कि 1 मिली वाट है ना, तो 1 को अलग रखो, और मिली वाट हो मिली वोल्ट हो तो उसको अलग रखो, और इसको जो है ना तुम डीबी में कन्वर्ट कर दो। तो इसको डीबी में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 log 10 log 10 1। तो 1 का जो log रहता है ना वो कितना होता है? 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 dBm। अगर तुमको ऐसे नहीं करना है ना मिलीवाट को अलग, तो तुम एक फॉर्मूला जो है ना वो लिख सकते हो कि पावर इन dBm इक्वल टू 10 log जो नॉर्मल पावर दिया हुआ है फ्रैक्शन का वो डिवाइडेड बाय 1 मिलीवाट। तो अलग करो या 1 मिलीवाट ऊपर से काट दो तो एक ही बात है ना। तुमको अगर चनूने काट रहे हैं तो तुम ये भी याद रख सकते हो भाई। चलो, अगर पूछ रहा है कि वेवगाइड एक्ट लाइक एज, तो वेवगाइड तो तुम किसमें पढ़ते हो? माइक्रोवेव में पढ़ते हो। तो माइक्रोवेव में क्या होता है? सारा हाई फ्रिक्वेंसी का ही तो चीज पढ़ते हो माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में हमेशा वेवगाइड जो है ना एक हाई पास फिल्टर की तरह ही काम करता है। वहां पे क्या करता है, बहुत ज्यादा मेगा मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही पास होती है ना वेवगाइड से। वो हो गया तुम्हारा हाई पास फिल्टर। यहाँ पे लो पास फिल्टर क्या है? एक ट्विटर आता है, एक एक ट्विटर रहता है। ट्विटर जो है ना आपका वो लो पास फिल्टर है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। हमारा जो लाउड स्पीकर रहता है ना, लाउड स्पीकर में एक ट्विटर रहता है, एक और रहता है, कुछ रहता है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। मैं ट्विटर जो है ना वो एक लो पास फिल्टर ही है। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या बोला है? कॉइल हैज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 5, द सेल्फ रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू जो है ना वो दिया हुआ है 5 ओम, और एल की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1 माइक्रो हेनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एट 1 मेगाहर्ट्ज? तो क्यू इक्वल टू, तो ये एक कॉइल है ना, तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर होता है। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 1 मेगाहर्ट्ज। तो 1 ही रखते हैं, मेगाहर्ट्ज को भी साइड में रखते हैं। अपॉन एल, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो देखो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज है तो 10⁻6 डाल देते हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू जो है ना 1 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है, तो 10⁻6 डिवाइडेड बाय ये आर हो जाएगा। आर हुआ है हमारा 5। यहाँ से 10⁻6 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 2 पाई/5 आंसर। 2 पाई, यानी कि इसको हम लोग अगर और फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 3.14, यानी 6.28 डिवाइड बाई 5। अब इसको तुम डिवाइड कर लो फर्दर। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव।
आइडियल ओपैम्प में पूछ रहा है कि क्या है आइडियल ओपैम्प। तो देखो ओपैम्प अगर तुम इसका इंटरनल सर्किट देख लो ओपैम्प के अंदर का, या इंटरनल सर्किट क्या, तुम आउटपुट का वोल्टेज देख लो कि ये हमारा चलो एक कंपैरेटर है, यहाँ पे हमारा ये प्लस है ये माइनस है, ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है, वो ये हमारा इन्वर्टिंग का वोल्टेज है, ये हमारा आउटपुट है वी नोट, और इसका मान लो कि गेन है ए ओ एल ओपन लूप गेन। तो वी नोट हमारा क्या होता है ए ओ एल ओपन लूप गेन इंटू नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ। ये हमारा इनपुट वोल्टेज पे ही तो डिपेंड कर रहा है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, ये हमारा क्या होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये हमारा मॉसफेट जेफेट, ये जो है ना ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। करंट कंट्रोल करंट सोर्स कौन सा है, तो हमारा जो बीजेटी है ना ट्रांजिस्टर, वो हमारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। 27 का को देख लो क्वेश्चन क्या बोला, आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट फिगर इज। तो आउटपुट हम लोग को निकालना है। देखो ये सिंपल सा दिख रहा है कि ये क्या एक्सनॉर गेट है। एक्सनॉर में इसको तुम हटा दो, इसको तुम अभी बी मान लो। एक्सनॉर गेट क्या होता है ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। बी के जगह पे क्या है जीरो है, ये हो जाएगा ए इन जीरो प्लस ए जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ए जीरो, ए जीरो हो गया हमारा जीरो प्लस ए जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो ये हमारा हो गया वन, ये हो गया हमारा ए। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे 28 नंबर क्या हो रहा है कि 50 ओम जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है और टर्मिनेटेड विद द 10 ओम रेजिस्टेंस, मिनिमम इम्पीडेंस मेजर्ड फॉर द लाइन। देखो मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख लो। जेड मिनिमम मतलब मिनिमम इम्पीडेंस क्या होता है जेड नॉट, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो डिवाइड वन माइनस ये हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपन वन प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये फार्मूला होता है, ये जो टोटल पूरा है ना ये ही है वी एस डब्ल्यू आर, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो ही तो है ये। तो जेड नोट इंटू वी एस डब्ल्यू आर होता है। और अगर यहीं पे अगर जेड मैक्सिमम पूछेगा तो ये हो जाता है हमारा जेड नोट वन प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वन माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये हमारा होता है फार्मूला दोनों। इस पे पुट करो और हाँ हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा जेड एल माइनस जेड नोट अपॉन जेड एल प्लस जेड नोट। तो यहाँ पे जेड एल दिया हुआ है 100, जेड नोट दिया हुआ है 50। तो तुम लोग इसमें जो है ना पुट करो फार्मूला में और बताओ मुझे क्या आंसर क्या आता है। For a Hertz dipole antenna, the halfway beamwidth of E plane is, तो हाफ पावर बीमविड्थ। तो देखो हाफ पावर बीमविड्थ जो रहता है ना, इसको निकालने के लिए ना तुमको थोड़ा सा ईएमएफटी आना चाहिए। नहीं तो तुम ऐसे समझो कि ये हर्ट डाइपोल एंटीना रहता है ना, तो डाइपोल एंटीना का ये अगर रेडिएशन पैटर्न देखो तो क्या रहता है, एक डोनट शेप का रहता है ना, तुमने पढ़ा होगा डोनट शेप का। तो कुछ ऐसा रहता है, तो उसका हाफ पावर बीमविड्थ जो है ना कुछ यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है, और यहाँ से डॉटेड लाइन दो, यहाँ से डॉटेड लाइन दो, कुछ हाफ पावर बीमविड्थ जो है ना इसका इधर आता है, जो कि ये एंगल रहता है ना वो 45 डिग्री रहता है। तो हाफ पावर बीमविड्थ जो है ना ये एक्चुअली जो है ना ये रेडिएशन इंटेंसिटी एच ऑफ थीटा है। एच ऑफ थीटा जो है ना वो 45 डिग्री पे यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी आता है, और हाफ पावर बीमविड्थ जो है ना उसी का हो जाता है टू थीटा, जो कि वो 90 डिग्री। तो इसका आंसर करेक्ट जो है ना वो 90 डिग्री होगा। तुम लोग अगर बताओगे तो इसका पूरा डेरिवेशन मैं बता दूंगा। ये ई प्लेन में है ना, एच प्लेन में, ई प्लेन का क्या मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है ना वो एक्सिस के अलोंग में रहता है, और एच प्लेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री जो यानी कि परपेंडिकुलर रहता है, तो वो भी मैं बता दूंगा।
तुम लोगों को इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ईएमएफटी की जरूरत जो है ना वो तुम लोगों को पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट कौन सा जो है ना लाइट इमिट करता है। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट जो है ना एक विजिबल रेंज का लाइट जो है ना इमिट करता है। ये तो तुमको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें और भी कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद देखो इंफ्रारेड रीजन का लाइट जो है ना उससे वो गैलियम आर्सेनाइड अगर, तो क्या होता है ना कि एलईडी क्या लाइट इमिटिंग डायोड, तो उसमें लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल को डाल के तुम डिफरेंट डिफरेंट जो है ना उससे कलर जनरेट होता है। तो अगर तुम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट एलईडी में डालोगे, इस सेमीकंडक्टर को डालोगे, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो तुमको जो है ना विजिबल रेंज कुछ कलर देखने को मिलेगा, विजिबल में तुम देख सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर तुम सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड डाल रहे हो तो उसके इंफ्रारेड रीजन के यानी कि तुम उसे नहीं देख सकते, एक पार्टिकुलर ग्लास से ही देख सकते हो। तो वो अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी और लाइट का टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट जो है ना वो विजिबल रेंज के लाइट को ही इमिट करता है, और गैलियम आर्सेनाइड रहेगा तो वो इंफ्रारेड लाइट को इमिट करता है। चलो देखो हमारा 30 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब ये इसका जो नेक्स्ट मैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।